नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए बाजार में कमाई के मौके कहां पर बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ है पुखराज चोपड़ा, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के, भाविक पटेल साहब हैं ट्रेड बुल्स के, और मनोज जाजू हैं ग्वार कारोबारी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की चर्चा की शुरुआत हम ग्वार के साथ करने जा रहे हैं। ग्वार के साथ इसलिए क्योंकि एक देखिए, कहाँ तो बात हो रही थी तेजी की, तेजी तो दूर, ग्वार में गिरावट आ गई और गिरावट भी ठीक ठाक आ गई है। आज ही आप देखिए एक झटके में दाम 2 से 3% गिर गए हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल पुखराज जी आपसे ये होगा कि ग्वार को लेकर लगातार तेजी की बात हो रही थी और बेशक आईएमडी ने नॉर्मल मानसून का पहला फोरकास्ट दिया है, लेकिन जो आंकड़ा है वो बॉर्डर लाइन पे है सर। उसमें अगर 1-8% की भी कमी आ गई तो वो बिलो नॉर्मल कहलाएगा। हालांकि ऐसा ना हो तो ये सबके लिए अच्छा है। इसके अलावा देखिए, कई सारी जो विदेशी एजेंसी है उनका मानना है कि इस बार अल नीनो आ सकता है। स्काईमेट ने भी अल नीनो की आशंका जताई है। खुद आईएमडी ने भी लेटर हाफ में, सेकेंड हाफ में मानसून के अल नीनो की बात कही है। उसके बाद भी ग्वार का मार्केट चलने को तैयार नहीं है सर। इतना दुखी, इतना उदास, इतना नाराज ये मार्केट क्यों है? जी मृत्युंजय जी, आपने अच्छा सवाल किया है। ये मार्केट शुरू से ही एक तरह से विवादों में रहा है, चाहे फसल के लेके हो, चाहे भावों को लेके हो, या अब जो इसमें अल नीनो बोलने की बात में भी जो तेजी नहीं आ रही है। मृत्युंजय जी, एक बात समझनी होगी, जो जैसा मैंने बराबर आगे आगे भी कहा था, सामान्य फसल है और डिमांड भी सामान्य है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड भी नहीं है। डिमांड, सामान्य डिमांड के अंदर ये जो अल नीनो की जो खबरें आ रही है, यही ग्वार को तेज करेगी। यदि अल नीनो की पुष्टि हो जाती है कि अल नीनो आएगा, तो निश्चित रूप से ग्वार के भाव बढ़ेंगे। और फिर ऐसा है कि अभी तो ये धीरे धीरे गिर रहा है, धीरे धीरे गिर रहा है, पर जब इसमें तेजी आएगी तो फास्ट तेजी आएगी। कि ग्वार को मान के चलिए, ये मौसम का सट्टा है, ये अब ग्वार का सट्टा नहीं रहा, मानसून का सट्टा है। तो जैसे ही अल नीनो की पुष्टि होगी, इसके अंदर हरकत शुरू हो जाएगी। अभी देखिए, सेंटीमेंट भी बनता है। अभी कमोडिटी एग्री के जितने भी व्यापारी है, सबका ध्यान इसकी ओर, जीरा की ओर चला गया है। तो सभी जीरा को ट्रैक कर रहे हैं, जीरा को वॉच कर रहे हैं। तो इसके अंदर आप देखिए, वॉल्यूम में भी लगातार ग्वार में गिरावट रही है। ये कभी सिरमौर हुआ करता था एनसीडीएक्स का एग्री वॉल्यूम में, तो आज ये नीचे के स्तर पे है। तो लोगों की मानसिकता नहीं है, ये थकान का अनुभव कर रहे हैं लोग मृत्युंजय जी। रहे हैं आप ये कह रहे हैं, लेकिन मनोज जी आप जरा बताइए, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि क्या अभी जो 5500 के आसपास का रेंज हम ग्वार का देख रहे हैं, क्या ये अट्रैक्टिव प्राइस है ग्वार के लिए बाइंग के लिहाज से? देखें, अभी तो ये बात नहीं कही जा सकती। हालांकि पिछले 3-4 महीने से हर दफा मैंने मंदे की ही बात करी थी मार्केट, जो कि बाजार के विपरीत थी बात। आप भी लास्ट में 2-3 दफा तो मुझसे नाराज ही हो रहे थे कि बार-बार आप मंदे की बात क्यों करते हैं। लेकिन फंडामेंटल स्टडी यही कह रही थी। अब जो पोजीशन है एट प्रेजेंट, उसके हिसाब से बड़ी तेजी मंदी तो चलेगी मानसून के ऊपर, और उसके लिए अभी 3 महीने अपने को वेट करना पड़ेगा। तो उससे पहले मार्केट ऐसा लग रहा है कि ये 200-300 रुपए कभी घट गया ग्वार और कभी बढ़ गया। बस ये रेंज बाउंड चलेगा। अभी इसमें बड़ी तेजी मंदी की संभावना मुझे कम नजर आ रही है। बड़ी तेजी मंदी की संभावना नहीं है, लेकिन बीरेन जी आप जरा हमें एक बात बताइए कि आपके हिसाब से ग्वार के फंडामेंटल, अगर मैं आपसे पूछूं इस वक्त सप्लाई, डिमांड और बाकी फैक्टर को देखते हुए कैसे हैं? अभी स्पेसिफिक ग्वार पे नहीं जाना चाहिए, बट पूरी की पूरी एग्री बास्केट, कोई भी स्क्रीन की कोई भी चीज आप देख लो,
तो इसमें हैवी सेल ऑफ है जो चाइना से इंड्यूस हुआ है, चाहे मेटल हो, चाहे क्रूड हो, चाहे ग्वार हो, चाहे सोयाबीन हो, चाहे व्हीट हो, चाहे कॉर्न हो, कोई भी एनीथिंग। और इसका एक कारण ये है कि कॉस्ट ऑफ मनी की थोड़ी शॉर्टेज है। कॉस्ट ऑफ मनी ब्याज भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो ये पर्टिकुलर मई महीने में हम समर स्लैक जिसको कहते हैं, समर का डिस्ट्रेस देखा जाएगा। कहीं जो अल नीनो की जो बात कर रही है, और मैं पुखराज जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि अभी ये वेदर का सट्टा रहेगा अगले 2-3 महीने के हिसाब से, और ये वेदर का बेस्ट बेंचमार्क है। तो इसमें एजम्पशन करने के बदले वेट एंड वॉच करना चाहिए। हालांकि करंट लेवल से मैं इसमें शॉर्ट साइड तो बिल्कुल अवॉइड करूंगा, क्योंकि कोई भी नेगेटिव न्यूज़ पे ये शायद उछल सकता है। ठीक है, तो वेदर का सट्टा है और ये बात सब लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं अगर ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी आपसे पूछूं भाविक पटेल जी, कल के लिए, कल के मार्केट में 5500 के लेवल के आसपास ग्वार का मार्केट है इस वक्त सीड का, क्या रणनीति कल के लिए होनी चाहिए? जी देखिए, जैसे बीरेन जी ने भी बताया कि यहाँ से एटलीस्ट शॉर्ट करने का तो लग नहीं रहा, क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि 5460 5500 के पे ही एक सपोर्ट आ रहा है, और ऊपर अगर देखें तो 5800 का, तो मतलब एक रेंज ही बन चुकी है। और अभी क्योंकि एक सपोर्ट जोन के नज़दीक आ रहा है, तो यहाँ से एटलीस्ट शॉर्ट नहीं कर सकते, बट 5450 के स्टॉप लॉस से एक बार बाय कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी हमने सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, तो शायद थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है, तो वापस ये 55-5600 के बीच आ सकती है। तो कल अगर किसी को ट्रेड करना है तो मैं लॉन्ग की रिकमेंडेशन दूंगा 5450 के स्टॉप लॉस से। ठीक है, इसको आप नज़र पर रखिए। लेकिन अब पुखराज जी, एक सवाल मेरा आपसे ये, आप लोग कह रहे हैं कि वेदर का सट्टा है, ठीक बात है, लेकिन ग्वार में आमतौर पर ये देखा गया है कि जब भी मानसून को लेकर कोई नेगेटिव खबर आती थी उस पर ग्वार तुरंत रिएक्ट करता था। लेकिन इस बार कई बार ऐसा हुआ कि अल नीनो की आशंका जाहिर की गई कई एजेंसियों के जरिए, स्काईमेट के जरिए, आईएमडी के जरिए, लेकिन उसके बाद भी ग्वार बड़ा मतलब ठंडा रिस्पॉन्स दिया ग्वार ने इस खबर को, ऐसा क्यों? देखिए मृत्युंजय जी, ये सही बात है कि अल नीनो की खबर पहले स्काईमेट और आईएमडी दोनों ने इसकी पुष्टि की थी। उसके बाद में स्काईमेट ने अल नीनो बताया था, पर आईएमडी ने सामान्य मानसून बताया। इसने दोनों ही जगह किसी तरह का रिएक्ट नहीं किया, यानी इसमें कोई रिएक्शन नहीं था। तो अभी जैसा वीरेन वकील ने कहा, मैं उससे सहमत हूँ कि सभी एग्री कमोडिटी के अंदर मंदी का वातावरण चल रहा है। आज जीरा को आप यदि छोड़ दें तो किसी भी एग्रो कमोडिटी में, चाहे वो वायदा में है या नहीं है, चाहे सरसों हो, चना हो, गेहूं हो, हर चीज मंदी है। तो ये एक सेंटीमेंट ये तो बना हुआ है ही। दूसरी बात है कि जब कई दिन तक भाव में बड़ी घटबढ़ नहीं आती है तो लोगों का रुझान नहीं बनता है। तो यही कारण है कि इसके अंदर भी लोगों का रुझान नहीं है। और मानसून की खबरों के बाद में, अल नीनो की आशंका के बाद में भी यदि इसमें रिएक्शन नहीं आया है, तो इसका मतलब है कहीं न कहीं कोई ऐसे व्यक्ति पोजीशन बनाकर बैठे हैं जो इस पोजीशन को हिलने नहीं दे रहे हैं। फिर जैसे ही इसमें कहीं अल नीनो की खबर आएगी, तो वो बदलाव लाएँगे। दरअसल कम वॉल्यूम की वजह से काफ़ी कम लोगों में भी ये ताकत आ जाती है कि वो सट्टे को किन्हीं भावों पे रोक सके और किन्हीं भावों पे घुमा सके मृत्युंजय जी। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। सही है सर कि ये कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से ग्वार का मार्केट नहीं चल पा रहा है। लेकिन एक जी। बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूं सर कि डोमेस्टिक मार्केट में इस वक्त चाहे, क्योंकि जो ग्वार के बाय प्रोडक्ट हैं चूरी कोरमा, उसकी डिमांड कैसी है अभी पुखराज जी? देखिए मृत्युंजय जी, जबरदस्त चूरी कोरमा की डिमांड है। दरअसल मिलें कम चल रही है और चूरी कोरमा की जो खपत है वो लगातार बनी रह रही है। तो अभी चूरी कोरमा की भरपूर शॉर्टेज है और मिलों के पास बेचने के लिए माल नहीं है। मिलें कम चल रही है। मिलें कम चलने का कारण है 7 से 9,000 बोरी के बीच में डेली की अराइवल है, जबकि क्रेशिंग लगभग 25,000 बोरी के आसपास की है। तो इस शॉर्टेज की वजह से चूरी कोरमा के भाव बढ़े हुए हैं। गम का ट्रेड, मृत्युंजय जी मैं फिर से कह रहा हूँ, गम का ट्रेड सामान्य है। 22 से 25,000 टन जो मंथली जाता है वो मंथली जा ही रहा है। उसमें न तो कोई कमी आई है न कोई बढ़ोतरी हुई है। तो ये चूरी कोरमा का भी जो सपोर्ट मिलना चाहिए था, आज हमने इस बाजार में देखा कि 110 रुपए ग्वार मंदा हो गया। उसका सपोर्ट भी यहाँ पे नहीं दिखाई दिया। अब इसका ये पता नहीं है कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। मुझे तो कभी कभी ये बाजार अचंभित करता है। मैं इतने वर्षों से देख रहा हूँ
ये बाजार चल कैसे रहा है आखिर, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं या हमारे सोचने में कहाँ भूल हो सकती है मतलब। आपका इतना लंबा अनुभव है, जब आपको ये मार्केट चौंका रहा है तो बताइए हम लोगों का क्या होगा। जी जी। इतने 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 मतलब लंबे समय से आप इस मार्केट में हैं। मनोज जी हंस रहे हैं। मनोज जी क्यों हंस रहे हैं आप? इसलिए आपने कहा ना कि वास्तव में जो है पुखराज जी तो सबसे सीनियर है इस ग्वार बिजनेस में। तो हम्म आपने ये बात कही कि हम्म आप ही नहीं समझ पा रहे तो हम लोग क्या समझेंगे, तो हम्म ये हमारे लिए भी सोचने का विषय है। ठीक बात है, आपके लिए भी सोचने का विषय है। लेकिन पुखराज जी एक बात सर आप जरा बताइए हमें, आखिरी अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि ग्वार की खेती को लेकर आप अगर मान लीजिए, हालांकि अभी बहुत वक्त है, लेकिन जो प्राइस है, जो मान लीजिए किसानों को भाव चूंकि उतना अच्छा नहीं मिला जो उम्मीद किसानों को थी, क्या इसका इम्पैक्ट इस बार ग्वार की खेती पर आएगा सर? नहीं, प्राइस का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है मर्चेंद्र जी। इसके पीछे एक कारण है कि जहां मूंगफली की बिजाई हो गई वहां नेक्स्ट 2 साल बाद में उस जगह ग्वार की बिजाई करनी पड़ती है। जहां कपास की बिजाई हो गई तो नेक्स्ट ईयर वहां पे ग्वार की बिजाई करनी पड़ती है विकल्प के रूप में, ताकि वो जमीन सुधर जाए। नहीं तो उसके अंदर मूंगफली की वापस से खेती करेंगे या कपास की वापस से खेती करेंगे तो वो ईल्ड नहीं आएगी। इसलिए ग्वार की खेती मजबूरी में भी करनी पड़ती है और इससे पशु आहार भी ठीक मिलता है। तो ग्वार की खेती भी सामान्य तौर पर ठीक ठाक होती रहेगी, थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकती है। भाव बढ़े रहे तो लोग उत्साह में थोड़ी ज्यादा करेंगे दूसरे विकल्पों को, जैसे बाजरा को, मोठ को छोड़कर। पर चूंकि बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है इसके अंदर, तो जो पश्चिमी राजस्थान में बरानी एरिया है वहां तो ग्वार की खेती ही होगी। इसमें भावों से कोई बहुत बदलाव आने वाला नहीं है। अलिनो की जहाँ पुष्टि होती है पुखराज जी, मान लीजिए अलिनो ऐसा ना हो कि आए, लेकिन अगर फिर भी जो आशंका जाहिर की जा रही है कि अलिनो आ जाए, तब जी ग्वार जी, का प्राइस आप क्या देख रहे हैं? फाइनल क्वेश्चन, ग्वार सीड का और ग्वार गम का। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि यदि एल नीनो की पुष्टि हो गई तो 6500 रुपए से 7000 रुपए के बीच में इसके भाव ठहरेंगे। हम्म उससे पहले भाव नहीं ठहरेंगे मर्चेंट जी, ये मैंने पहले भी कहा है हम्म और मैं आज भी कह रहा हूं। और जहां तक मैंने जो एक बात की कि गवार, ये समझ में नहीं आ रहा है मर्चेंट जी, वाकई मैं 1969 से व्यापार में हूँ, पर अच्छा। मैंने बहुत कम ऐसे मौके देखे हैं जब इस तरह से वायदा का बाजार चलता हो। ऐसा लगता है जैसे किसी किन्हीं व्यक्तियों के हाथ के अंदर ये डोर चली गई है, वो उंगलियां जैसे नचा रहे हैं उसी तरह से ये बाजार नाच रहा है। ये हमने जीरा में भी देखा है 2 दिन के अंदर, ये हम दूसरे आइटम में भी देख रहे हैं। अच्छा, तो ये कम कोई एक बहुत बड़ी मगजमारी हो गई है जो बाजार को समझने नहीं दे रही है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और पुखराज जी जब ये बात कह रहे हैं तो इसका इसके मायने हैं। आओ इसका पता लगाएं कि ऐसा हो क्यों रहा है। ये खोज लगातार जारी रहेगी सर। ठीक है, आखिरी सवाल मनोज जी आपसे भी, आपका टारगेट क्या है ग्वार में इस सीजन में? करूंगा, हाँ। क्योंकि मानसून एक ऐसी चीज है, अगर ये ईश्वर ना करे, अगर ये पिट जाए तो फिर ना डिमांड ना स्टॉक, कोई चीज मायने नहीं रखती। और वो भाव कहाँ और किस लेवल पर पहुंचे कह पाना और बता पाना बहुत मुश्किल है। बट अभी प्रेजेंट स्थितियां जो कह रही है उसके हिसाब से तो अगले 2 से 3 महीने तक ग्वार में बड़ी तेजी मंदी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, मेरा चलिए, ये मानना है। ठीक है। बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका, पुखराज जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्वार पर डिटेल में बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि आज शाम के कारोबार में आपको सोने और चांदी में क्या करना चाहिए। तो बीरेन जी बताएं सर, गोल्ड का मार्केट तो बड़ा ठंडा सा हो गया सर, बड़ा रुका हुआ मार्केट है। क्या ट्रेड आप देख रहे हैं आज इवनिंग में? थोड़ा करेक्ट फोन में है, तो यहाँ से हम 200-300 रुपए की डाउन साइड की गुंजाइश देख रहे हैं। अगर किसी को ट्रेड लेना है आज शाम के लिए तो 60,200-250 के आसपास शॉर्ट किया जा सकता है। 60,570 60570 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। डाउन साइड में 59,800-900 के आसपास का लक्ष्य। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड के ऊपर। चांदी पर आपका व्यू क्या होगा भाविक जी? आज सिल्वर में कोई ट्रेड इस वक्त इस भाव पर? मुझे भी लग रहा है कि चांदी में थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है। हालांकि बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं लग रही है क्योंकि कल और परसों 2 इम्पोर्टेंट डेट है और नेक्स्ट वीक एफओएमसी की भी मीट है। बट आज के दिन चांदी अगर उछाल आता है अराउंड 74,700 के करीब तो शॉर्ट की रिकमेंडेशन दूंगा 73,800 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 75,500 का। ओके, तो ये राय आपकी हो गई चांदी पर। लेकिन अब
आपको बताते हैं क्रूड को लेकर के क्या आउटलुक आ रहे हैं। क्रूड मार्केट के आउटलुक को लेकर S&P ग्लोबल कमोडिटी के गुरदीप सिंह से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता सौरभ पांडे ने। आइए आपको सुनाते हैं। अगर आउटलुक अगर देखा जाए क्रूड सेक्टर का, तो किस तरह से आप आउटलुक देख पा रहे हैं? तो इस समय जो है ऐसा कि आप जानते हैं वेस्ट में, स्पेशली यूएस में और यूरोप में जो है जो सेंट्रल बैंक्स हैं, ECB हो गया, फेड हो गया, ये लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं इन्फ्लेशन को कूल करने के लिए। और इसको करने के लिए ये ट्राई कर रहे हैं कि इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो जाए। तो वेस्ट में जो है डिमांड जो है वो कम होने के ज़्यादा चांस हैं। पर ईस्ट में जो है सारी नज़रें गड़ी रहेंगी अगले कुछ महीनों के लिए चाइना पे, जो कुछ ही महीनों पहले कोविड लॉकडाउन से वापस आया है। अभी तक जो है चाइना ने ऑलरेडी बहुत सारा कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया है, लेकिन वो अभी क्या कर रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक कंजम्पशन चाइना की इतनी नहीं है, वो सारा कच्चा तेल रिफ़ाइन करके पेट्रोल और डीजल दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है। तो मार्केट को देखना पड़ेगा कि चाइना की खुद की जो कंजम्पशन है डोमेस्टिक, वो कितनी ग्रो करती है और उसके बेसिस पे आगे ऑयल प्राइसेस पे इजाफा आ सकता है। ठीक है, तो ये क्रूड पर आउटलुक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा बीरेन जी, आपका क्या व्यू है सर ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से? कच्चा तेल भी बड़ा एक्शन में अभी दिख नहीं रहा है। क्रूड में अभी देखिए 48 रुपए की नरमी है, 6,287 रुपए का लेवल है। क्या व्यू देंगे आप कच्चे तेल को लेकर? वैसे सीमित दायरे का कारोबार है, बट यहाँ हल्का सा स्पाइक आए तो शॉर्ट करना प्रेफर करूंगा। 6,400 के आसपास, 6,480 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट हम 6,200-220 के आसपास, 6,220 के आसपास रख सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कच्चे तेल पर। लेकिन नेचुरल गैस में आज तेज गिरावट आई है, करीब करीब 4% नीचे है एनजी का भाव, 194 के नीचे ट्रेड हो रहा है। क्या कमेंट होगा आपका एनजी के ऊपर, भाविक जी? आई थिंक नेचुरल गैस मुझे लग रहा है कि सपोर्ट एरिया के नज़दीक ही है, क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि 190 के करीब एक सपोर्ट ले रहा है। और एक पॉजिटिव फैक्टर ये है कि स्पेकुलेटिव पोजीशन अगर देखें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो जून के बाद पहली बार वो पॉजिटिव हुए। इनफैक्ट लास्ट वीक 10,000 जो कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थी वो उन्होंने कवर कर लिए और 4,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए। तो क्योंकि हमने काफ़ी करेक्शन देखा है, तो यहाँ से अगर रिस्क रिवॉर्ड देखें तो शॉर्ट में रिस्क ज़्यादा है और रिवॉर्ड अपसाइड थोड़ा है। मुझे लग रहा है कि 205-210 तक शायद एक बार उछाल आ सकता है। तो यहीं से आई वुड सजेस्ट कि एक बार एक लॉन्ग पोजीशन कर सकते हैं 185 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं 205 का। ठीक है, अगला सवाल है कैलाश। अच्छा चलिए अब हम अच्छा ये राय आपकी हो गई नेचुरल गैस पे, और करीब करीब 4% नीचे इस वक्त एनजी में ट्रेड हो रहा है, 194 के नीचे का भाव दिख रहा है। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब, और पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का सदलपुर से। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार, पूछिए। मैंने सिल्वर के 2 लॉट माइनस कर रखे हैं, शॉर्ट कर रखे हैं सर, क्या करना चाहिए? 72,405 रुपए पे। 72,405 पे आपने शॉर्ट किया है? हाँ। ओके, तो वीरेन जी क्या सुझाव आपका इनके लिए? शॉर्ट साइड बने रहना चाहिए। ये प्राइस आ सकता है आगे। एक आध बार रोल ओवर कर लेंगे तो 1,300-1,400 रुपया रोल ओवर प्रीमियम यानी ब्याज बदला भी मिल जाएगा। टेंटेटिवली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये करेक्शन इसमें शुरू हो चुका है, तो 71,500 इज माय फर्स्ट टारगेट। इसके लिए हाँ कि 2-3 वीक की अवधि होगी। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर अशोक है हमारे साथ। पूछिए अशोक जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। सर मेरा सवाल है सरसों के तेल पर जी 90 रुपये आ सकता है जी 10 दिन के अंदर? 90 रुपये क्यों लाना चाहते हैं आप? हाँ लाना चाहते हैं, तेजी है बहुत ज्यादा जी, हम लेंगे। तेजी है ना सरसों में? अब सरसों में तेल तेजी अभी जी, मंदा होगा तो फिर हम लेंगे। अच्छा मंदा होगा तो लेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। बताइए बीरेन जी, कह रहे हैं कि 90 रुपये आएगा क्या सरसों तेल? काफी लुक्रेटिव प्राइस होगा वो नेचुरली, कि जिन्होंने 180 देखा है तो 90 में वो लुक्रेटिव रहेगा ही। हालांकि इस लेवल पे भी मैं वो बाय करूंगा या नहीं वो मुझे पता नहीं है, बट ऐसा लग रहा है कि अगर वो आता है तो भी बाय करना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, क्योंकि दूसरे तेलों का बहुत ही सेलिंग प्रेशर है। दूसरे तेलों का बहुत ही बिकवाली का दबाव है, ये भी एक फैक्ट है। देखते हैं आगे क्या होता है।
अच्छा, नेक्स्ट कॉलर जिगर हैं गुजरात से। पूछिए जिगर। सर जी, इंट्राडे में गोल्ड में क्या करें? इंट्राडे में गोल्ड में क्या करें? हाँ। अच्छा बताइए भाभी जी, आज शाम के लिए 60,122 ये एमसीएक्स पर गोल्ड का ताजा भाव है, क्या करना चाहिए? देखिए मुझे तो पॉजिटिव 60,250 के ऊपर ही लग रहा है। आज 2 बार उसने 60,250 के करीब ही प्राइस रिजेक्ट किया और सेलिंग प्रेशर आया है। तो एक बार 60,250 के ऊपर जाता है तो ही लॉन्ग पोजीशन कीजिए, और अगर उनको शॉर्ट पोजीशन करना है तो 60,250 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट कर सकते हैं। बट नीचे का टारगेट 59,980 का ही लगे, क्योंकि आज के दिन मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा मंदी या तेज़ी होगी। पंकज है नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ। पूछिए पंकज जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर। कॉपर के अंदर में जो इतना फ्लक्चुएशन हुआ है और आने वाले समय में क्या कॉपर स्टेबल किया जा सकता है, और साथ ही जिंक के लिए भी पूछना चाहूंगा, दोनों चीजों के लिए सर। कॉपर और जिंक, और बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है क्योंकि मेटल में बहुत। सर एक सर निवेदन हो रहा है आपसे। जी जी। थोड़ा सा इस पे जो भी हो रहा है थोड़ा डिटेल में बताएं, थोड़ा सा मतलब 10 सेकंड ज्यादा लेकर के डिटेल। नहीं, बहुत ही डिटेल में आपको राय दी जाएगी सर, मतलब इतना डिटेल कि आप कहेंगे कि ज्यादा हो गया है ना। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बीरेन जी ने बहुत तैयारी की है, लेकिन मेटल पर जो आपने सवाल पूछा है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि खबर ऐसी है कि मेटल में बहुत तेज़ गिरावट आई है। अब डिटेल आप सुनिए कि क्या है इसमें। LME पर जो कॉपर का भाव है वो 1.5 महीने के लो तक चला गया, मतलब 1.5 महीने के निचले स्तर पर। जिंक 2 साल के निचले स्तर पर, मतलब 2 साल में सबसे कम भाव जिंक का LME पर। एल्युमिनियम और निकल 2 हफ्ते के निचले स्तर पर। ये सब क्यों हुआ ये जान लीजिए। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि जो सबसे बड़ा कंज्यूमर है चीन, वहाँ पर डिमांड घटने की आशंका लगातार बनी हुई है, उसका बड़ा इम्पैक्ट हमने देखा। इसके अलावा अमेरिका में एक बार और दरें बढ़ने की संभावना है, उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट। और साथ ही लंदन मेटल एक्सचेंज पर जो बेस मेटल का स्टॉक है, जो इन्वेंट्री है, उसमें बड़ी बढ़ोतरी हमने देखी है। LME पर कॉपर का स्टॉक 2.5 महीने की ऊंचाई पर है, जिंक का स्टॉक 34 साल के हाई पर है। तो लिहाजा ये सारे फैक्टर बेस मेटल के लिए नेगेटिव हैं। तो लिहाजा अब बीरेन जी आप बताइए, कॉपर और जिंक पर इनका सवाल था, नीचे में कहां तक आएगा, क्या प्राइस टारगेट होगा? कल चाइना से एक अहम खबर आई है कि वो स्टिमुलस अब हटा देंगे और रिफॉर्म पे फोकस करेंगे, यानी वहाँ थोड़ा मॉनेटरी टाइटनिंग होगा। शायद उनको महंगाई दिख रही होगी गोइंग फॉरवर्ड। और हर चीज़ में ऐसा लग रहा है कि कल बास्केट सेलिंग देखा गया था, और अभी भी शायद वो 710 720 तक आ सकता है। हालांकि मार्केट काफ़ी ओवरसोल्ड जोन में है, तो इस भाव से मैं शॉर्ट प्रेफर नहीं करूंगा। यहाँ ज़मीनी स्तर पे डिमांड काफ़ी कमज़ोर है, यूरोप में भी, अमेरिका में भी और चाइना में भी। तो हर उछाल पे बिक वाली का राय रहेगा मेरा। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर सोनू है। पूछिए सोनू। सर जी पूछें। सर, मेरा बीरेन वकील जी से ये सवाल है, मुझे कोरिएंडर का NCDX पे भाव पता करना है, जुलाई अगस्त तक क्या हो जाएगा? ये फिजिकल में बातें करते हैं। किसका? कोरिएंडर का सर। अच्छा, जुलाई अगस्त तक फिजिकल में बातें करते हैं सर। मेरे को कोरिएंडर 7600 रुपए पे लूंगा सर, मुझे ये मेरा भाव आ जाएगा क्या? 7600 रुपये लॉन्ग है आपका। बीरेन जी आएगा क्या इनका भाव? उनका शायद ये 5 और 6 बार रिपीटेड सवाल आया है, और हर बार मेरा एक ही जवाब रहा है कि जुलाई अगस्त के आसपास इसमें प्रमोट होना चाहिए, क्योंकि हल्की किस्म का धनिया, लोअर क्वालिटी का धनिया का बहुत ही ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है। तो ये जब तक एब्सॉर्ब नहीं हो जाएगा और जब तक लोगों का जीरा से ध्यान हटके धनिया पे नहीं आएगा, तब तक ये पेन रहेगा। मैं बार बार इसी चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा, बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसलिए वो बार बार सवाल भी पूछ रहे हैं। अगर आप कोई नया बता देंगे सर तो शायद अगली बार उनका सवाल ना आए, वो कोई नया सुनना चाहते हैं आपसे। अगर वो गाड़ी 12 बजे की गाड़ी 7 बजे बॉम्बे पहुंचेगी तो 7 बजे ही पहुंचेगी ना। कभी लेट नहीं होगी या कभी जल्दी नहीं पहुंचेगी ना? थोड़ी लेट जरूर हो सकती है, जल्दी नहीं हो सकती। जल्दी नहीं हो सकती, लेट हो सकती है। ठीक बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया बीरेन जी आपका, भाविक जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।